के साथ बड़ी खबर गोड्डा से आ रही है, जहां ईसीएल कोयला खदान में अपराधियों ने गोलीबारी की है और गोलीबारी में डंपर ड्राइवर दीपक कुमार घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को अपराधियों ने खदान में अंधाधुंध फायरिंग की और 20 से 25 की संख्या में आए अपराधियों ने 50 से 60 राउंड फायरिंग की है। इस दौरान अपराधियों में गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश भी की और इस घटना के विरोध में आज डंपर ड्राइवर काम नहीं कर रहे हैं, जिससे माइंस का काम प्रभावित हुआ। डंपर ड्राइवर प्रशासन ने सुरक्षा की मांग कर रहा है। ईसीएल बीते रात में ईसीएल माइंस में गोलीबारी की घटना घटी थी। कुछ असामाजिक तत्व के लोग आए थे जो फायरिंग किए हुए हैं। घटनास्थल पे भी कुछ खोखा बरामद हुआ है और जहाँ तक घायल की बात है वो गाड़ी का शीशा टूटा था और उसी शीशे से उसे घायल हुए, वो इंजर्ड हुए हैं। इस संबंध में हम लोग ईसीएल कर्मी के बयान के आधार पर कांड दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान भी कर रहे हैं और कुछ नाम आ रहा है उसके विरुद्ध छापामारी भी कर रहे हैं। क्या चीज़ के लेके बंद किए? हम लोग बंद नहीं किए, तो रात में वही सुने थे सवेरे गोली बारूद हुआ है, तो मैनेजमेंट को बोले तो तुरंत छाप दीजिए तब न चलाएगा सुरक्षा को लेकर के। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गोड्डा से अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? 50 से 60 राउंड फायरिंग हुई है, अभी क्या जानकारी है आपके पास? इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंची है और डंपर ड्राइवर थे, जितने ऑपरेटर थे जिन्होंने काम को ठप कर दिया था, उनको समझाया बुझाया और सुरक्षा की जो गारंटी वो मांग रहे थे उनको सुरक्षा की बात उन्होंने कही है। फिलहाल पुलिस को कुछ नाम मिले हैं, कुछ सूत्र मिले हैं, पुलिस अभी उसका उजागर नहीं करना चाहती है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ नाम हमें मिले हैं, जो लोग थे उनकी कुछ पहचान हुई है, छापेमारी जारी है, जल्द ही इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा कि आखिर ये लोग कौन थे। अब बताया जा रहा है कि दहशत का माहौल ईसीएल प्रबंधन पर बनाने के उद्देश्य से गोलीबारी की गई है और जिस प्रकार की घटना हुई है, अभी जितने ईसीएल कर्मी हैं अभी भी दहशत में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको चाईबासा से बताएंगे, जहां नक्सलियों ने एक ट्रक विस्फोटक लूट लिया है। ट्रक पर लदा था 1.5 टन विस्फोटक। ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटपाट की गई। विस्फोटक लेने के बाद ड्राइवर को छोड़ा उड़ीसा के राउरकेला के पास लूटा गया। बांको पत्थर खदान जा रहा था ट्रक। चाईबासा के सारंडा जंगल से ये इलाका सटा हुआ है। घटना में सारंडा जंगल में सक्रिय नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद झारखंड और उड़ीसा पुलिस द्वारा क्षेत्र में चलाए जा रहे संयुक्त ऑपरेशन को लेकर चर्चा हो रही है। चाईबासा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक पर लदा 1.5 टन विस्फोटक बरामद किया गया है। ट्रक पर लदा था 1.5 टन विस्फोटक। ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। नक्सलियों ने एक ट्रक विस्फोटक लूट लिया है। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां बड़ा तालाब में एक युवती का शव मिला है। आसपास के लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त सुखदेव नगर निवासी कुमारी प्रशंसा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवती मंगलवार को घर से निकली थी और उसके बाद वो लौटकर नहीं आई। आज बड़ा तालाब से उसका शव मिला है। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं राजधानी रांची से, जहां बड़ा तालाब में एक युवती का शव मिला है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस युवती के बारे में? किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो बड़ा तालाब इलाके से ये शव जो है वो बरामद हुआ। कुमारी प्रशंसा नामक युवती का ये शव था। जो जानकारी है उसके अनुसार घर में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद घर से ये युवती जो है वो निकली थी। हालांकि उसके बाद क्या ये हत्या है, आत्महत्या है या फिर कोई हादसा, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि वहां से जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी बता दें कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है ताकि इस पूरी मौत की गुत्थी का जो रहस्य है वो सुलझ सके। इसे लेकर परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ विवाद था, विवाद के पीछे क्या कुछ वजह थी। इन तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि कोई सुसाइड नोट जो है वो युवती के पास से नहीं मिला है। ऐसे में तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है ताकि
तथ्य जो है वो स्पष्टता के साथ सामने आ सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से झारखंड सरकार को पत्र भेजा है और इस पत्र के माध्यम से अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के पत्र में लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्हें रिटायर मानता है और ऐसे में इस मामले में राज्य सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी 2 बार केंद्र ने इससे संबंधित पत्र राज्य सरकार को भेजा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में डीजीपी पर दंगल मचा हुआ है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से झारखंड सरकार को पत्र लिखा है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले थे, लेकिन इसके पहले पूर्व ही राज्य सरकार ने जनवरी में नियम बनाकर अनुराग गुप्ता को 2 फरवरी से 2 सालों तक के लिए सेवा विस्तार दे दिया। तो ये मामला क्या है ये आप जान लीजिए। 8 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार ने एक नया नियम बनाया और उस नियम के अंतर्गत अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट के पहले इस नियम को बनाया गया था। इसके साथ ही 2 फरवरी को 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया और 2 साल के लिए वो और कार्य कर सकते थे। 30 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता रिटायर होने वाले थे, लेकिन नियमानुसार, क्योंकि नियम उनके रिटायर होने के बाद बना था, ऐसे में राज्य सरकार के नए नियम के अनुसार सेवा विस्तार को गलत बताया जा रहा है। भारत सरकार इस सेवा विस्तार को गलत बता रही है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि केंद्र पद पर बने रहने को बता रहा है असंवैधानिक। तो अब आप ये समझिए कि कैसे इसे असंवैधानिक बताया जा रहा है। केंद्र एससी के आदेश की अवहेलना इसे बता रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इसे अवहेलना बताया जा रहा है। झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक नियम बनाया और इसी को लेकर ये चर्चा हो रही है। आइए आपको ये भी बता दें कि प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार का ये मामला क्या है, क्यों इस पर चर्चा हो रही है। और देखिए, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों पर अहम दिशा निर्देश दिए थे और इसी के तहत नियम में भी बदलाव किए गए। हम आपको ये भी बता दें कि रिटायर आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह ने 1996 में एक याचिका दायर की और इस याचिका के अंतर्गत पुलिस संगठन को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त रखने की मांग की गई थी। और इस याचिका में क्या था वो आपने समझ लिया। इसके बाद हम आपको ये बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया वो भी आप जानिए। आपको ये बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को राजनीतिक दखल से मुक्त रखा जाए, ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। और डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम 2 साल का होना चाहिए, ये भी कहा गया। और इसी के अंतर्गत ये केंद्र सरकार बनाम प्रकाश सिंह का ये मामला चलता ही जा रहा है। तो अब डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार के मामले में सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष इस मामले में राजनीति का आरोप लगा रहा है, जबकि बीजेपी इसे नियमों के खिलाफ बता रही है। सवाल ये है कि नियम क्या करता है ये तो मुझे पूरी तरह मालूम नहीं, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ कि आखिर केंद्र सरकार चिट्ठी पत्र दे रहा है तो किसी न किसी नियम के तहत ही दे रहा होगा, क्योंकि राज्य सरकार उन्हें ही डीजीपी बनाए रखने में क्यों इंटरेस्टेड है। सरकार इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक विद्वेषता की भी कोई चरम सीमा होती है। अब केंद्र की सरकार पूरी तरह राजनीतिक विद्वेषता पर शुरू से ही उतरी हुई थी, आज भी उतरी हुई है। ठीक है, उनका पत्र आया है, कैबिनेट का यह फैसला था, हम निर्णय लेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। सरकार अपने नियमों का हवाला देती है, हम अपने नियमों का हवाला दे रहे हैं। विवाद तो यहाँ है, मामला कोर्ट पे विचाराधीन है। जब कोई मामला सब जुडिस हो तो हमें इंतजार करना चाहिए अदालत निर्णय का। खुद यही लोग कोर्ट गए हैं, बाबूलाल जी कोर्ट गए हैं, तो उसका आदेश आ जाने दिया जाए, क्योंकि ये पहला कोई मामला नहीं है। और अगली खबर आपको बोकारो से बताएं, जहां मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य में हर हाल में 1 जुलाई से नई शराब नीति लागू होगी। वहीं शराब घोटाले की जांच को लेकर कहा है कि इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एसीबी को कुछ तथ्य मिले होंगे तभी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और लोगों को जेल भेजा जा रहा है। नहीं, देखिए, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है। आप इत्मीनान रहें, हर हाल में 1 जुलाई से नई शराब नीति लागू होगी। अभी जिस प्रकार से जो जेल जा रहे हैं
जो पकड़ा है, क्या मानते हैं कि इस राज्य में कहीं ना कहीं जो है शराब नीति को बनाने को लेकर बड़ा गोलमाल हुआ? देखिए, अब ये एसीबी जांच कर रही है, जांच के तथ्यों के बाद ही हम इस बात विषय पर कुछ कह पाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं कुछ साक्ष्य मिला होगा, तब आगे कार्रवाई हो रही है। और 16वें वित्त आयोग की 14 सदस्यीय टीम झारखंड दौरे पर आ रही है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में टीम रांची और आसपास के इलाकों में जाएगी और विकास कार्यों का जायजा भी लेगी। वित्त आयोग से झारखंड के सत्ताधारी दलों को काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस और जेएमएम का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनका बकाया मिल जाएगा। वित्त आयोग की टीम आ रही है, राज्य की स्थिति को देखेगी, विकास जो हो रहे हैं वित्त आयोग की टीम उसका भी मुआयना करेगी। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि वित्त आयोग की टीम जरूर अनुशंसा करेगी कि इस राज्य को आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए और जो हमारा पैसा बाकी है वो पैसा हमें तुरंत भुगतान हो, ताकि और हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकें। जो भी वित्त आयोग की टीम आएगी उसको इस पर संजीदा पूर्वक विचार उन लोगों को करना होगा कि झारखंड स्पेशल पैकेज का डिजर्व करता है। चलिए, स्पेशल पैकेज तो आपका उतना बड़ा दिल नहीं है केंद्र की सरकार का, परंतु जो हमारा अधिकार और हक है वो तो हमें देंगे आप। जो पैसे आप रोक रखे हैं 1,38,000 करोड़ रुपए, वो झारखंड को मिलने चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार हेमंत सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर पेसा कानून लागू नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि विधि विभाग ने जब 2024 में नियमावली पर सहमति दे दी, तब क्यों पेसा कानून को रोका गया है। साथ ही रघुवर दास ने यह आरोप लगाया कि विदेशी धर्म को मानने वाले लोग आदिवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वोट के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। रघुवर दास ने यह आरोप लगाया कि 2019 में हेमंत सरकार ने जातीय प्रमाण पत्र से जाति का कॉलम ही हटा दिया। रघुवर दास ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। अपना था, अब वह राज होगा अपना स्वशासन। और जो झारखंड में प्राचीन काल से रूढ़िवादी व्यवस्था, जो मानकी मुंडा, जो ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था, वो व्यवस्था लागू। तो आज झारखंड पूछता है पेसा कानून कब लागू। आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिले। निर्वाचन की प्रक्रिया पारंपरिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इससे गैर पारंपरिक सदस्य पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था में प्रवेश करते और इसी से साफ जाहिर होता है कि विदेशी धर्म मानने वाले जो इस सरकार में पार्टी में भी पद लिए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के और सरकार में भी मंत्री बने, उनके दबाव से, मेरा सीधा आरोप है, उनके दबाव से सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ये हमारा जनजाति समाज को जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो ग्राम प्रधान की व्यवस्था, उसको लागू और इससे साफ मंशा जाहिर होती है। एक सरना मुख्यमंत्री होते हुए आप विदेशी धर्म के घुटने टेक कर जो हमारा जनजाति समाज के अधिकार, संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहे हैं, तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द पेशा नियमावली कानून को आप कैबिनेट में लाकर जल्द से जल्द हमारे 112 शेड्यूल में रहने वाले जनजाति समाज के हित में आप निर्णय। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का संयुक्त परीक्षाफल सवालों के घेरे में है। रिजल्ट को लेकर कई अभ्यर्थी और संगठनों ने आयोग पर नियम उल्लंघन के आरोप लगाए और इसी को लेकर जेएलकेएम के नेता ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन सौंपा और जांच की भी मांग की गई है। जारी रिजल्ट में जो कई अनियमितताएं है, कोई त्रुटि है, नियम कानून का उल्लंघन किया है आयोग ने, उसका एक एक चीजों पर हम लोग ने उनको अवगत कराया, उनका सबूत सौंपा और हम लोग ने स्पष्ट रूप से बताया महामहिम राज्यपाल जी को
कि आयोग द्वारा जारी मुख्य परीक्षा फल में संविधान के अनुच्छेद 15-16 में प्रावधान ST, SC, OBC का प्रावधान आरक्षण का उल्लंघन किया गया है। अगली खबर आपको दुमका से बता दें, जहां झारखंड गर्ल्स बटालियन NCC का 16वां वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। NCC ट्रेनिंग में संथाल परगना प्रमंडल की कई जिलों के करीब 500 से ज्यादा लड़कियां कैंप में हिस्सा ले रही है। इनमें से ज्यादातर लड़कियां आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों से आती है। ये वही बेटियां हैं जो कभी गोली और बंदूक के नाम से भी डरती थी, लेकिन अब ये राइफल थामे निशाना साध रही है और आत्मविश्वास से भरी हुई है। ये प्रशिक्षण 21 तारीख से शुरू हुआ है। CATC कैंप है 5 और इसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप कैसे मतलब अपने जो भी इनकी ज़िंदगी में रुकावट है, दैट मीन्स इनको पता नहीं है अपना पोटेंशियल कितना इनके अंदर है, तो इसको निखारने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर फायरिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, योगा क्लासेस हो रहा है और इनका फिजिकल वर्कआउट हर तरह से हो रहा है इनको। उसी में मैंने 2nd पोजीशन लाया है, तो मैं और कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं अच्छी प्रैक्टिस करूं ताकि मेरा और अच्छा पोजीशन आए, ताकि मैं और देश की रक्षा के लिए आगे रहूं। और राजधानी रांची के रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसे अगले 2 महीने में जनता के लिए खोल भी दिया जाएगा। रातू रोड में बन रहा एलिवेटेड फ्लाईओवर करीब 3 किलोमीटर लंबा है और इसको बनाने में लगभग 535 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नागा बाबा खटाल के पास किशोरी यादव चौक से शुरू होकर पिस्का मोड़ होते हुए इटकी रोड तक ये जाएगा और इस कॉरिडोर में कुल मिलाकर 101 पिलर है। फ्लाईओवर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सोहराय पेंटिंग और हैंगिंग प्लांटेशन कराए जाएंगे। तो हम जल्दी पूरा करेंगे। इसमें कुछ नए काम भी हमने जो जोड़े थे कि जैसे अगर ये सब इतना अच्छा ब्रिज हम बना रहे हैं, इतना जो यहाँ चहल पहल का क्षेत्र है उसको काफ़ी चुनौतियाँ थी, तो राज्य सरकार और NHI ने मिलके, वो सब टीम ने मिलके इसको फिर भी पूरा करवाया जा रहा है। तो अभी उसमें कुछ नीचे में हम सौंदर्यीकरण करने वाले हैं। कुछ ड्रेन्स वहाँ कमी थी, तो ड्रेन्स में भी बाद में पाया गया कि कुछ पाइप्स है वहाँ, तो उसको सबको हम मैनेज करके अभी हम उसका ड्रेन का काम करना है। और खबर कोडरमा से, जहां बेंदी पंचायत के भीतिया गांव के लोग मोबाइल के नेटवर्क के लिए तरस रहे हैं। 3000 की आबादी वाला ये गांव जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद गांव में सड़क बन गई, बिजली की सुविधा मिलने लगी, लेकिन यहां अब तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। गांव से कुछ दूरी पर एक मोबाइल टावर तो लग गया, लेकिन ये टावर सिर्फ और सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। भीतिया गांव में मोबाइल नेटवर्क के अलावा पानी की भी विकट समस्या है। गांव में लगे जल मीनार के खराब सोलर प्लेट को ठीक करने के लिए 3 महीने से ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली है, जिससे यहाँ के ग्रामीण पेयजल की समस्या से भी जूझ रहे हैं। एरिया में उग्रवाद प्रभावित था, जिसके कारण विकास जो है सो नहीं हो पा रहा था। अब इस क्षेत्र जो है सो उग्रवाद से मुक्त हो चुका है। अब सरकार को इस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए और विकास। मोबाइल तो नहीं, मोबाइल टावर ही नहीं रहता, मोबाइल लेके रख पैदा किया, घर में भी बात नहीं होता है, फिर नेटवर्क में जाना पड़ता है। छत पे हो गया, फिर पहाड़ी पे ऊंचा जगह ही पे, ऊंचा जगह पे जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है ना। अच्छा, यहाँ कभी टावर लगी थी? यहाँ पर कभी टावर कभी नहीं लगा।